एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो इसमें फर्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक है, तो यहाँ पर आएगा Nm² kg-2। ओके, फिर हमारा सेकेंड है पृथ्वी सतह पर रिक्त स्थान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आएगा ध्रुवों। फिर थर्ड है हमारा तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पर आएगा 24 घंटे का 24 घंटे। फिर आएगा फोर्थ, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग रिक्त स्थान होती है, तो यहाँ पर आएगा 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। ओके, फिर नेक्स्ट है खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाहरी स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आएगा लगता है। फिर हमारा अगला आता है सही विकल्प चुनिए। तो चलिए इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ms-2। फिर सेकेंड है हमारा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे चयन अनुसार कहीं भी। फिर है थर्ड, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। फिर फोर्थ है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्न में से कौन सा राशि नियत रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा कोणीय संवेग। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए इसके आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप पलायन चाल का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर होती है, 800 किलोमीटर तक होती है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है पृथ्वी सतह के समीप भारिता कब परिलक्षित होगी, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा 0। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो यहाँ पर भी आएगा 0। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ, दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा बल 4 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। ऐसा उपग्रह जो 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है उसी को हम तुल्यकाली उपग्रह कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा ध्रुवीय उपग्रह। फिर नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है, तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि जो एक पिंड है दूसरा पिंड है, तो ब्रह्मांड में एक दूसरा पिंड अपनी ओर पहले पिंड को आकर्षित करेगा, और जब इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा उसके द्रव्यमानों का गुणनफल और उसके बीच की दूरी का जो वर्ग होगा उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पलायन चाल किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पलायन चाल। इसे पलायन वेग भी कहते हैं। जो पलायन चाल है उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वह ऊपर तो जाएगा लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र में चला जाएगा, वापिस नीचे नहीं आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा,
आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता क्योंकि वायु का वर्ग माध्य मूल वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है। जो वायु का वर्ग माध्य और मूल होगा वो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उससे अधिक होगा, क्यों? तभी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रहों की गति संबंधित कक्षा का नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रहों की गति संबंधित कक्षा का नियम। ये जो नियम है इसे केपलर का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। क्या होता है कि जो सूर्य बीच में स्थित होता है उसके साइड में जो उपग्रह होते हैं वो गति करते हैं, तब यह जो सूर्य होता है वो इसके नाभि पर स्थित होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति संबंधित आवर्तकाल का नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रहों की गति संबंधित आवर्तकाल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हमें गण की व्याख्या के रूप में लिखा है t² बराबर आर के आर की क्यूब। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्रह है वो परिक्रमण तो कर रहे हैं तो उसका वर्ग और जो उसकी औसत दूरी है उसका क्यूब यानी कि घन, तो वह दोनों अनुक्रमानुपाती होंगे, तो इसी का ग्रह का आवर्त नियम कहा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारहीनता किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारहीनता, यदि किसी वस्तु पर प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो वह वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। क्या होगा कि अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिक्रिया बल रहेगा वो शून्य रहेगा, तो हमें ऑब्वियसली कि अगर उसका जो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य रहेगा तो उसमें कोई भार नहीं होगा, यानी कि वह भारहीन होगी। भारहीनता होने पर वह पर भी व्यक्ति या वस्तु का द्रव्यमान पहले जैसा ही बना होता है, यानी कि जो भारहीनता होने के पहले जो वस्तु का द्रव्यमान था और व्यक्ति का द्रव्यमान था ऐसा ही द्रव्यमान भारहीनता होने पर बना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य की प्राप्ति होती है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या होगा कि जो एकांक द्रव्यमान की एक वस्तु है तो उसे हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके बीच में जो कार्य होगा उसी को हम गुरुत्वीय विभव कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय आमाप क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है, तो आंसर है, अतः ग्रह की कक्षा को आमाप, जो पृथ्वी का आमाप है वो पृथ्वी की कक्षा की तुलना में 0.63 गुनी छोटी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के गुणनफल को उस बिंदु वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है और जो गुरुत्वीय विभव का गुणनफल है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकल कर आएगी, तो इसी को हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहेंगे। फिर इसका व्यंजक देख लेते हैं। तो व्यंजक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी के कारण x दूरी पर m द्रव्यमान पर लगने वाला बल F बराबर Gmm बटे x²। क्या है कि जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला रख दिया गया है। फिर है, अतः m द्रव्यमान को x से dx तक विस्थापित करने में बल की दिशा में किया गया कार्य, तो जो कार्य होता है वो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। तो यहाँ पर यही किया गया है, जो कार्य है वो dw बराबर f इंटू जो विस्थापन हुआ है वो dx है, जो x से विस्थापित हुआ है। फिर हमने f के स्थान पर यहाँ पर f का मान रख दिया है। रखने के पश्चात लेकिन m द्रव्यमान को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, W बराबर वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को हम U से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर आप U देख सकते हैं। फिर है U बराबर W। फिर हमने क्या किया है कि जो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ था इसके ही बेस पर हमने लिखा है, और जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है यहाँ पर हमें अल्पतमांक अवकलन करना है और समाकलन करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर ये रेडियस है, ये अवकलन है, तो यहाँ पर हमने
लिख दिया है। जो हमने पहले कार्य निकाला था उसे लिखने के पश्चात हमने यहाँ पर जब इसे बाहर निकाला तो ये माइनस पॉइंट में चला गया। माइनस पॉइंट में जाने के बाद ये दोनों कोष्टक के बाहर आ चुके हैं। फिर इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी जो कि हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित एम द्रव्यमान की वस्तु, फिर आगे है एम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी चाल, परिक्रमण चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की सतत परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। क्या होता है कि जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं उपग्रह तो वो क्या करते हैं, निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, तो इसी को हम कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। फिर कक्षीय चाल के लिए हम कृत्रिम उपग्रह का सूत्र देख लेते हैं। तो कक्षीय चाल के लिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है, उसके ऊपर एक सर्कल, ये सर्कल एक पृथ्वी है और ये इसके ऊपर विस्थापित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या कितनी है, जो इसकी त्रिज्या है वह r है। इसके पृष्ठ से h ऊंचाई पर, ये यहाँ से तो h ऊंचाई है, वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का उपग्रह परिक्रमण कर रहा है, यानी कि परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार पृथ्वी के आगे देख लेते हैं हम केंद्र से उपग्रह की दूरी r बराबर r/s। यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एक छोटा सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है और जो यहाँ पर विस्थापित होती है तो यह इसकी ऊंचाई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r प्लस एच, इसकी टोटल ऊंचाई जो त्रिज्या होगी वो r प्लस एच होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पर अब हमने अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला लिख दिया है, इधर हमने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख दिया है। फिर जो हमसे कटा उसे काट दिया है, जैसे m से m कट गया, r से एक r कट गया। फिर हमने क्या, हमारे पास क्या बचा, v² बराबर gm/r। तो हमने यहाँ से करनी लगा दी है क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा के करनी लग चुकी है। फिर हमने आगे क्या किया, जो gm है वह किसके बराबर है, gr² के बराबर है। तो यहाँ पर हम gm के स्थान पर gr² लगा दिया है। फिर हमने क्या किया है, gr², तो r के स्थान पर हम यह लिख सकते हैं, यहाँ r से r चला जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास करनी में बचता है v बराबर करनी gr। तो यही हमारे लिए उपग्रह की कक्षीय चाल का फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं परिक्रमण चाल के लिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, माना उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या r तथा उसका परिक्रमण काल t हो तो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने में तय की गई दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। तो यहाँ पर कक्षीय चाल का जो हमारे पास मान आता है वह v में आता है, v उसका कक्षीय चाल को व्यक्त करता है। और जो परिक्रमण करने में जो तय दूरी होती है, ये एक सर्कल है और उसमें जो गति करने की मतलब जो पूर्ण की गई है दूरी उसे हम 2πr कहते हैं। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं। तो r के स्थान पर हम r प्लस एच रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है क्यों रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर v के स्थान पर जो v का मान है वह लिख दिया है। लिखने के पश्चात हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास यह सिचुएशन बनी जो कि यही उपग्रह की परिक्रमण काल का सूत्र है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो गतिज ऊर्जा के लिए, संपूर्ण ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर है जहाँ m पृथ्वी के केंद्र पर केंद्रित किया गया है, इसी प्रकार कक्षीय गति के कारण उपग्रह की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसे हमने लिख दिया है। लिखने के पश्चात हमने जो यहाँ पर m था तो m ही रखा है और v का इसके यानी कि जो हमारे पास कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला निकल के आया था उसका हमने यहाँ पर मान रख दिया है। रखने के पश्चात हम जानते हैं कि जो v² बराबर यहाँ से हमने करनी gm/r लिख दिया है क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है। फिर हमने क्या किया है कि gm/2r। ओके, फिर हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर आंतरिक ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। ओके, आंतरिक ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, तो इसे हमने लिख लिया है। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है वो हमारे पास आई है gmm/r और जो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान हम जानते हैं कि -gmm/r। तो जब हमने इन दोनों में एलसीएम किया तो हमारे पास आया 2r। तो इसे हमने 2r बनाने के लिए ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारे पास यह सिचुएशन आती है बटे यहाँ पर हमने प्लस लगाया है, फिर gmm/2r। तो जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास यही आंसर आता है और यही आंसर है हमारा संपूर्ण ऊर्जा के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 400
किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इस 4RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पृथ्वी है, यहाँ पर है पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो साइड में है ये इसके उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, इसके साइड में ये उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन से लिख लिया है द्रव्यमान और जो त्रिज्या का मान होता है वो हमें पता है कि 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। फिर हमने यहाँ पर किया है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर हमने आगे क्या किया है कि इन दोनों के मान रख दिए हैं। फिर आगे हमने क्या किया है, इन दोनों को मान रखा और हमने सोल्व किया था, हमारे पास यह आया। फिर हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें 2RE दिया गया था तो उसके यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो पहली बार में हमारे पास आया 4RE, तो इसे हमने समीकरण 1 दिया और इसी के साथ हमने 4RE का भी किया तो हमारे पास आया 8RE, इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। फिर हम आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं इसलिए EF माइनस EI। ओके, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर इन दोनों के मान रख दिए हैं जो कि हमारे पास आए हैं, तो इनके मान रखे तो इस प्रकार से सिचुएशन बनती है। इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के पश्चात हमने इन दोनों का LCM किया तो यहाँ पर 8 आता है, तो 8 लाने के लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह सिचुएशन आती है। फिर हमने इन सभी के मान रख दिए हैं, जो जी हमें पता है, एम का मान भी हमें पता है और जो एम है स्मॉल एम यानी कि द्रव्यमान है उसका क्वेश्चन पे दिया गया था, RT यहीं का है और जो RE है उसे हम जानते हैं कि जो त्रिज्या का मान होता है वो 6.37 10⁶ होता है, तो यहाँ से हमने लिख लिया है। फिर हमारे पास जो आंसर आता है आवश्यक ऊर्जा वह है 3.1412 इंटू 10⁹ जूल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तथा m द्रव्यमान का कोई पिंड किसी क्षण p पर रखा जाता है जिसका पृथ्वी के केंद्र से O से दूरी x है, अतः पृथ्वी एवं पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पर हमें दूरी x बताई गई है, r बता दे तो हम r लिखते हैं। ओके, यहाँ पर x बताई है इसलिए x इसको। फिर है गुरुत्व बल के विरुद्ध पिंड को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो W बराबर F इंटू एक्स यानी कि विस्थापन। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके हिसाब से लिख दिया है। फिर हमने F का जो मान दिया गया था उसे लिख लिया है, लिखने के पश्चात हमने dx ऐसे ही रहने दिया है जो मल्टीप्लाई में है। फिर हम आगे देख लेते हैं। सो आगे है, अतः गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को पृथ्वी सतह के बिंदु P से गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से हमने ऊपर से उतार लिया है, जो F का ये सिचुएशन उतार ली है और फिर हमने क्या किया है GMM, जब इसको हमने समाकलन किया तो -2dx हुआ। ओके, क्या किया हमने कि जो ये नीचे थी तो ऊपर आई तो इसके पास माइनस लग गया, -2 हो गया और जो GMM ये अपने आप में पुंड था इसलिए इसे बाहर निकाल दिया गया। फिर हमारे पास ये सिचुएशन आती है, हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है, तो इसके हिसाब से हमने यह सिचुएशन बनाई है। तो इस सिचुएशन के आगे हमने क्या किया है, इसे सोल्व किया तो -GMM x -1 और यहाँ पर 1 आया है, तो हमने इस प्रकार इसे लिख लिया है। फिर हमने क्या किया है -GMM, फिर ये यहाँ पर इस चिन्ह है और -/r यह लिखा है। इसे सोल्व करने के पश्चात हमारे पास GMM/r आया है। यदि पलायन वेग या चाल v है तो प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 mv² होगा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर लिखना है। फिर हमने क्या किया है, गतिज ऊर्जा बराबर जो यहाँ पर दिया गया था उसे ही हमने लिख दिया है। तो लिखने के पश्चात हमने क्या किया है, v² बराबर 2gm/r, इसे हमने यहाँ से यहाँ लेके आए हैं। फिर हमने यहाँ से m से m तो काट ही दिया था। फिर हम जानते हैं कि gm बराबर होता है gr², तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है 2gr। यही पलायन चाल का सूत्र है। यहीं पे हमारा आंसर समाप्त होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केपलर के ग्रहों की गति संबंधित नियम तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के केपलर का तृतीय नियम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा
आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केपलर का ग्रही गति संबंधित नियम, इसमें 3 नियम आते हैं केपलर के। पहला नियम है जो कक्षा पर आधारित है, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के एक नाभि पर स्थित होता है। फिर सेकेंड रहेगा केपलर का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह का मिलने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसीलिए इसे केपलर का द्वितीय नियम तथा क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जो क्षेत्रफल का वेग होता है वो नियत होता है। फिर आगे है केपलर का तृतीय नियम, जिसे कि आवर्त काल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह का औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर हम इसका व्यंजक देख लेते हैं जो कि थर्ड नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर है, माना एम द्रव्यमान का ग्रह एम द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं में रेखिक वेग से v से चक्कर लगा रहे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ग्रह पर सूर्य के कारण लगने वाला आकर्षण बल, जो यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण का बल था उसी को लिखा है आकर्षण बल के रूप में। यही बल ग्रह को वृत्तीय गति में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल mv²/r प्रदान करेगा, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वही। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख दिया है। इसे सोल्व करने के पश्चात हमारे पास बचता है gm/r और इक्वल में v²। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं। यही ग्रह का परिभ्रमण काल t है, तो ग्रह की कक्षीय चाल v बराबर 2πr/t, जो यहाँ पर कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने इसे लिख दिया है। फिर है अतः 2πr/t² gm/r। T2 जब हमने इसको स्क्योर किया, इसको सोल्व किया, तो हमारे पास यह आंसर आता है। और आंसर आने के पश्चात हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यही केपलर की तृतीय नियम है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर लाने तथा गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो ऊंचाई के लिए आप यहाँ पर g में परिवर्तन देख सकते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा द्रव्यमान m है, तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है g बराबर gm/r², तो इसे आपको फर्स्ट समीकरण नाम दे देना है। फिर है, कोई बिंदु P की पृथ्वी सतह से ऊंचाई h हो तथा इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो, तो अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि g' बराबर gm/r/h, क्योंकि मैंने बताया कि r के स्थान पर हम r/h क्यों लिख रहे हैं। ओके, फिर आगे हम देख लेते हैं। इसे समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, 1 व 2 से भाग दिया तो हमारे पास यह आंसर आता है। आंसर आने के बाद इसे सॉल्यूशन करते हैं तो r² से r² कट जाता है और हमारे पास बचता है 1 + h आएगा। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं। तो आगे रहेगा हमारा g' बराबर 1 - 2h/r। तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं द्विपद प्रमेय से, क्योंकि जो एक होता है वो उससे बड़ा होता है। फिर आता है हमारे पास लास्ट में g' बराबर 1 - 2h/r। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। फिर हम गहराई के लिए, तो गहराई के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये पृथ्वी है यहाँ और ये इसका विस्थापन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो re है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो me है और जो पृथ्वी का घनत्व है वो s है। ओके, और यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि पृथ्वी सतह से s की गहराई पर है, जो कि नीचे की ओर है यानी कि। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं कि आगे रहेगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण रहेगा वो gm/re² रहेगा, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर है g, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m' है। यहाँ पर हम इसका जो मान है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन × घनत्व, तो इसके हिसाब से हमने ज्ञात किया। तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो 4/3 πr³ होता है और जो घनत्व होता है वो डेल होता है। फिर हमने यहाँ पर इसे सोल्व किया, तो जो r के स्थान पर हमने re - s³ लिखा है। फिर हम इसे सोल्व करते हैं। जो g'
यहाँ पर आप देख सकते हैं g डैश बराबर h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर h के स्थान पर हमने h की जो गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में लिखा था तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर हमने क्या किया, इसे सोल्व किया तो यहाँ पर g और m के मान रख दिए हैं और इसे काट दिया तो हमारे पास यही बचता है जिसे हमने समीकरण 2 नाम दिया है। फिर हम क्या करते हैं समीकरण 1 से तो इसमें जो भी मान चाहिए थे उसे रखा और जो काटा उसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। आप यहाँ से इसे डिनोट कर दीजिए। फिर समीकरण 3 व 2 को भाग देने पर तो भाग दिया हमारे पास जो आंसर आता है वो g डैश बराबर g1 माइनस HRE आता है। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।